गुड आफ्टरनून बेटे। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमारा कवर होता है पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि क्या बोलूं। बैलेंस शीट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है ना। इतना सिंपल हो गया कि आप कहोगे कि सर इससे सिंपल और कुछ नहीं मिला। ठीक है, देखते जाओ कितना सिंपल है। सर ये भी याद करा दोगे आप बैलेंस शीट की तरह? मैंने कहा हाँ बेटे, मैं क्या याद कराऊं आपको, इसको आप खुद याद कर लोगे कुछ ही देर में। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको कवर कर रहा हूं। ठीक है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर। ठीक है, ये होगा हमारा करेंट ईयर, रुपीस। ये है हमारा प्रीवियस ईयर, रुपीस। ठीक है, सबसे पहले इसको देंगे हम लोग नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मैं इसका नंबर लिखते जाऊंगा, जैसे जैसे नंबर लिखूंगा वो मैं आपको समझाते चलूंगा। नंबर 2, अदर इनकम। ठीक है, इनका टोटल करना है आपको, टोटल करके बंद कर देना है। ठीक है, ये जो आएगा इसे हम कहेंगे नंबर 3। ठीक है, यहां लिख दो या फिर आप इसके सामने लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। नंबर 3 जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कैसे आया बताओ? टोटल रेवेन्यू कैसे आया? 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, ओके। नंबर 4, हेडिंग करना है आपको एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले जो लिखना होगा, बहुत आराम से सुनना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3। ठीक है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस।
कॉमा फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 5। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं क्या बोलूं। सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा बेटे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, नंबर 6। सर इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखे नहीं, एक काम करो पहले लिख दो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है सर, फिर लिखे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नंबर 8। नंबर 9 ये आएगा आपका अदर एक्सपेंसेस, नंबर 9। ठीक है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लूं स्क्रीन में। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। यहां तक हो गया, चलो बस बेटे बस, खत्म। अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये, इतना सिंपल है कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सर इधर आ जाओ, जितने हैं ये सारे इनके सामने टोटल करो, इनका अमाउंट पुट करो, इनका अमाउंट पुट करो करेंट ईयर का करेंट ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में पुट करते चलना। इनका टोटल कर दो। सर टोटल करने के बाद हमारा टोटल एक्सपेंसेस पता चल गया है ना, टोटल एक्सपेंसेस पता चल गया। इधर देखो हमने लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस में नंबर 4 लिखा हुआ है, ये टोटल एक्सपेंसेस 4 का आ गया। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद 4 के बाद नंबर 5, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? तो इधर आ जाओ, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज 3 माइनस 4। ठीक है सर, 3 माइनस 4, ये अगर आप करोगे तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नंबर 6। नंबर 6 में हम क्या करेंगे? लेस टैक्स। ये किस पे निकलेगा? लिख लो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे निकलेगा। ये जो अमाउंट आया है, या फिर ऐसे बोल दो इस पे या फिर इस पे। ठीक है, ओके। करेंट ईयर का निकालोगे तो इस अमाउंट पे, और प्रीवियस ईयर का निकालोगे तो इस अमाउंट पे। ठीक है, ओके सर। फिर आपका क्या आएगा? सर नंबर 7, टैक्स माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे आया बेटे? सर 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जैसे आएगा इसको आप कर देना बंद। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब आपको पूरा दिख जाएगा। ओके, क्लियर है?
डन, एकदम सिंपल। सर यहाँ आपने नंबर नहीं दिया, नंबर की जरूरत नहीं है, बस ये तो हो गया ना, अपने आप निकल जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है, ठीक है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना, जो चर्चा का विषय बनेगा वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो एक नंबर पे हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो नाम से ही कितना क्लैरिटी आ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक ऐसा रेवेन्यू जो हमारा ऑपरेशन से आ रहा हो। ऑपरेशन का मतलब हमारा कोर एक्टिविटी से आ रहा हो, कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्लियर है, ओके, डन। चलो, तो हमारा कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस में क्या क्या हो सकता है सर, या तो हम गुड्स बेचेंगे, ठीक है, या फिर हम सर्विसेज बेचेंगे, या फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में क्या आएगा, लिख लो, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है सर। उसके बाद सर, इसके बाद आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है सर। उसके बाद आएगा आपका कमीशन रिसीव्ड, ओके, रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी अगर रिसीव हुई है तो, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो सबसे पहला क्या है, सेल ऑफ गुड्स। आप जिस चीज में डील कर रहे हो उस चीज से आपको जो कमाई हो रही है, ठीक है ना, दैट इज गुड्स। गुड्स को बेच के जो कमाई होगी वो आएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। दूसरा है हमारा, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करो, डॉक्टर की बात करो, ठीक है ना, टीचर की बात करो, लॉयर की बात करो, ये सर्विस देते हैं, ये अपने सर्विस बेच रहे हैं, तो ये उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में क्या होगा, सेल ऑफ स्क्रैप आएगा। जब आप स्क्रैप बोलते हैं तो आप समझते हो कबाड़, हाँ ठीक है, गलत क्या है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है कि हम घर में जो कॉपी किताब न्यूज़पेपर बेचते हैं, क्या वही चीज, नहीं। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, गाड़ी बनाती है। ये देखो मैं कार बना रहा हूं, ठीक है, आप भी देखो कार कैसे बनती है, ये कार बना रहा हूं मैं, ठीक है, और मेरे कार पे हंसना मत, हंसोगे तो मार खाओगे, ठीक है सर। ये कंपनी कार बना रही है, ठीक है सर, आप कार बनाओ, हम देख रहे हैं, ये बन गई हमारी कार। बोलो कैसा लगा हमारा कार, ये कार है। तो कार कैसे बनता है बेटे, स्टील से बनता है, आपको पता है स्टील से बनता है, ठीक है। अब स्टील जब आप लगाते हो तो उसकी कुछ कटिंग होती होगी, जो हमारे एक तरह से वेस्ट के रूप में पड़ा रहता है। तो ये जो कटिंग करके ये जो स्टील वेस्ट पड़ा रहता है, ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से रॉ मटेरियल। तो इसे आप जो बेचते हो ना, तो इससे जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिस्काउंट रिसीव का मतलब आप समझते हो, है ना, क्रेडिटर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं प्रॉम्प्ट, है ना, या फिर अर्लियर, तो वो हमें कैश डिस्काउंट देता है। कमीशन रिसीव। रॉयल्टी क्या होता है सर, रॉयल्टी का मतलब होता है रॉयल चीजों का हमें कोई मिल जाए, जैसे ठीक है ना, डीके गोयल है ना, वो आर्या पब्लिकेशंस को छापने के लिए दे रखा है, तो वो क्या है, ये चीज एक रॉयल चीज है, तो रॉयल चीज की रॉयल्टी मिलती है,
ठीक है ना। तो आर्य पब्लिकेशन से डीके गोयल को क्या मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है। चलो, इसके बाद दूसरा आ रहा है हमारा, सर ये हमारा हो गया, दूसरा आ रहा है हमारा अदर इनकम। सर अदर इनकम है हमारा नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या लेंगे, अदर इनकम में आएगा हमारा नंबर 1, सर जो भी हमारे आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू से है। ठीक है ना, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बाहर जो भी आपका इनकम आ रहा है, ठीक है ना, या फिर ऐसे समझ लो विच दोज रेवेन्यू विच आर नॉट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है सर। दूसरा डिविडेंड रिसीव, ओके सर। थर्ड वन इज रेंट रिसीव, ओके सर। नेक्स्ट सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बेटे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है अदर इनकम। ओके, क्लियर है। अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाली चीज को मैं फिर से समझा रहा हूं। ये कोई फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है जो आपको लोन देती है, जिसका मेन बिजनेस क्या है, पैसे लेना, डिपॉजिट लेना और लोन देना। अब ये लोन देती है किसको देगी, अपने कस्टमर को या पब्लिक को। ठीक है, और बदले में इससे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये इंटरेस्ट उसका अदर इनकम में जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना, है ना। अदर इनकम में जाना चाहिए, नहीं। देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपके कोर एक्टिविटी है जिसके लिए आप बिजनेस चला रहे हो, आपका जो मेन काम है, उससे जो कमाई होगी वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे फाइनेंस कंपनी का तो ये काम ही है, पैसे ले, डिपॉजिट लेना, लोन देना, लोन के ऊपर ब्याज लेना, ये तो उसका कोर एक्टिविटी है बेटे बिजनेस का। जब कोर एक्टिविटी से आ रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी है या फिर अगर मान लो एक बिजनेस है जो फर्नीचर में डील करती है, ठीक है, और उसने बैंक में पैसे लगा रखे हैं और बैंक उसे इंटरेस्ट देती है, तो क्या इंटरेस्ट पाना उसका कोर एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। तो इंटरेस्ट उस केस में क्या हो जाएगा, अदर इनकम, जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग है। बात समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, चलिए फिर आप दोनों को जोड़ोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो इधर से मैं कवर करूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस ऑफ WIP स्टॉक इन ट्रेड। पहले मैं तीनों को एक साथ समझाना चाहता हूं, फिर मैं इसको कवर करूंगा आपके जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखो सर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, और एक होता है आपका ट्रेडर्स, है ना, जिसको आप लोग रिटेलर्स भी बोलते हो। ठीक है,
ठीक है सर, एकदम बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, आपको पता है कि सर हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद उसको मशीन पे रखते हैं तो कुछ वर्क अधूरा रह जाता है, और कुछ जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो उसके पास, ट्रेडर्स के पास क्या होगा सर, वो पक्का पक्का सामान लेगा, है ना। पक्का जो सामान लेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, पक्का जो सामान खरीदेगा उसको हम यहां पे स्टॉक इन ट्रेड के नाम से बुलाया करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं WIP को मैं बॉक्स में रख रहा हूं। ठीक है सर, इस WIP को छोड़ के बाकी जितने चीज है सबके लिए मैं 3 बातें बोलूंगा। क्या? परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और इसका सिर्फ होगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, मैं यहां लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ये हो गया लाइन किसके लिए, रॉ मटेरियल। ये बॉक्स हो गया किसका, रॉ मटेरियल का। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है। ठीक है सर, फिर मैं एक बॉक्स बना देता हूं WIP का, रेड पेन से जो है वो WIP का, और WIP में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है सर, और रहा बात फिनिश गुड्स का, तो उसको मैं यहां से लेता हूं अलग, यहां लिख देता हूं। इसकी भी 3 बातें, परचेजेज, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है सर, और स्टॉक एंड ट्रेड की भी 3 बातें। ठीक है, परचेजेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये 3 बातें हैं यहां पे। ओके, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, आप बोलोगे सर WIP में परचेज क्यों नहीं लिए। एक बात बताओ, मैं गाड़ी बना रहा हूं, अगर गाड़ी कोई अधूरा मेरे को देगा, ठीक है ना, तो क्या मैं अधूरा खरीदूंगा क्या। अरे उसके लिए तो फिर मेरे को कच्चा सामान और खरीदना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों ना हम ही मैन्युफैक्चरिंग कर देना, हम ही परचेस कर लेंगे कच्चा सामान, है ना। फिर कच्चा सामान खरीदो, वो अधूरा है कैसे लेकर आएंगे, सोच के देखो, है ना। तो कभी भी अधूरा जो सामान होता है, ना कच्चा है ना पूरा पक्का है, ठीक है, तो वो चीज हम कभी परचेस नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, सबसे पहले आया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, ठीक है।
फिर आपका दूसरा जो आइटम था वो ये बोला है कि परचेजेस को क्या करो, अलग कर दो स्टॉक इन ट्रेड को। ठीक है, इसका ये काम तो हो गया, जो हो गया उसको मैं काट दे रहा हूं। ठीक है सर। फिर आपका दूसरा है, उसको कहा गया कि परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको करो एक अलग से। ठीक है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को कर दो अलग से। तो सर चलो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या बचा सर, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का है ना ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस। तो फिनिश गुड्स को ही हम लोग यहां पे स्टॉक इन ट्रेड के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अगर फिनिश गुड्स जो हैगा इधर, तो देखो इधर आ जाओ, यहां फिनिश गुड्स हम परचेस क्यों करेंगे, यहां तो हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो फिनिश गुड्स कैसे परचेस कर लेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां पे परचेस गायब। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी क्या बच गया, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या बचा सर, WIP का ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन सब को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री। किसका किसका, नंबर 1 किसका किसका बोलो सर, वर्क इन प्रोग्रेस का, नंबर 2 फिनिश गुड्स का, और नंबर 3 स्टॉक इन ट्रेड। अब क्वेश्चन उठता है सर, चेंजेस इन इन्वेंट्री में हम क्या लेंगे, तो लिखना ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब समझ में आया? ठीक है, मैंने आपके अंदर रट्टा नहीं मरवाया, मैं आपके दिमाग के नस को खोल देना चाहता हूं बेटे। कई टीचर इसको रटवा के चले जाते, कहते ये रट लेना हो गया। बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि सर ये फर्क क्या है इन सब का। मैंने आपको पूरा फर्क समझा दिया, पूरा A to Z, और इसको याद करने का तरीका भी आपको समझा दिया कि क्यों इसमें परचेस आ रहा है, किसमें परचेस नहीं आ रहा है, क्यों ओपनिंग क्लोजिंग, सब कुछ मैंने समझा दिया A to Z। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां से हमारा 3 चीज कवर हो गया ना? क्या क्या हो गया सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंजेस। ठीक है, अब क्या बचा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, आ जाओ, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या चीज, नहीं समझ में आया था स्कूल में, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटे। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर स्कूल में नहीं समझ में आया था, आज हमारा दिमाग का नस नस खुल गया, अच्छी बात है सर। उसके बाद आपने बताया एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो साफ पता चल रहा है सर कि एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया सारे बेनिफिट्स, यह है कंपनी। कंपनी में कौन होगा सर, मैं एम्प्लॉयर, मालिक होते हैं। एम्प्लॉयर के द्वारा दिए गए एम्प्लॉइज को, है ना, एम्प्लॉइज को जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सारे बेनिफिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका एक और नाम होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज कई सालों तक काम करते हैं फैक्ट्री में, हमारे बड़े बड़े कंपनीज में एम्प्लॉयज लोग कई जिंदगी निकाल देते हैं। तो अब कंपनी का भी फर्ज बनता है कि भैया उनको कुछ बेनिफिट दें। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो सर नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज,
सर नंबर 2 बोनस और लीव इनकैशमेंट। सर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है सर अलाउंसेस। ओके, फिर आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। कितने नाम बताऊं, कोई नाम का कोई लिमिट है? सर मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर कैंटीन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। कितने नाम लिखूं? ठीक है, हो गया क्लियर है? उफ, मजा आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, हो गया। चलो तो हमारा क्या क्या हो गया, इधर आ जाओ। सर हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कवर हो गया। फिर आ गया फाइनेंस कॉस्ट। इसको बड़ा आराम से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं फाइनेंस कॉस्ट को लेकर। ठीक है ना, फाइनेंस कॉस्ट को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, इसलिए नहीं लिखवाया, अगर शुरू में लिखवाता तो फिर आपको दिक्कत आती। क्या लिखवाऊंगा अब आ जाओ, बहुत आराम से समझना। ठीक है ना, क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट? नहीं पता? आ जाओ, आज पता चल जाएगा। चलो, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। देखो नाम से ही क्लियर है, फाइनेंस। फाइनेंस कब करते हैं? सर जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बताओ बेटे वो कहां कहां से पैसे लेते हैं? सर एक तो हमने पढ़ रखा है अभी अभी, सर शेयर्स इशू करके। ठीक है बेटे, एक आपने बताया है नहीं है, लेकिन कई बार आपने उसका चर्चा किया है, डिवेंचर्स। और एक होता है लोन। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप शेयर इशू करते हो और बदले में पैसे लेते हो, तो क्या आप नॉर्मली शेयर इशू कर देते हो क्या? नहीं सर, शेयर जब इशू करते हैं तो हमारे को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, है ना, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर इशू एक्सपेंसेस। उसी तरह जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो हमारे को कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है सेम, और बदले में और एक चीज इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। एक्सपेंस तो लगेगा ही लगेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, लोन के लिए जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे को फाइनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, है ना। कुछ रजिस्टर, आपको पता है लोन जब मिलता है तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के वर्क होते हैं, प्रोसेसिंग फीस कहते हैं उसको, वो चार्ज करते हैं, और बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के ऊपर। ठीक है, ये सारे जो खर्चे होते हैं ना, इन सभी खर्चों को हम लोग कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। अब आ जाओ इधर, यहां फॉर्मेट में जो मैंने लिखाया है, एग्जाम में नहीं लिखना, जस्ट आपको समझने के लिए लिखो स्टार देके। इट डज नॉट इंक्लूड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यहां नहीं आएगा, कहां आएगा? कहां आएगा? अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, यहां पे, यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, तो इसका मतलब हमारा फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही करता है। फिर है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन लगता है हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, और अमोर्टाइजेशन लगता है हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे। फिर आ गया
अदर एक्सपेंसेस। सर अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? लिखो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे? अदर एक्सपेंसेस में आएगा सर कैरिज इनवर्ड, यस सर, कैरेज आउटवर्ड, और अभी अभी मैंने एक नाम लिया था बैंक चार्जेस। ठीक है सर। सर इसके बाद बोलो इंटरेस्ट। नहीं, इंटरेस्ट नहीं बेटे, इंटरेस्ट यहां आ गया ना। ठीक है, क्लियर है सर? और बता दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं कितने नाम लिखाऊं? सर ऑडिट फीस, चलो एसेट्रा। इन सब के अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे सारे कहां चले जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। ओके, डन। अब आ जाओ वापस से यहां पे। सर अदर एक्सपेंसेस भी हो गया। अब 3 - 4 करेंगे। अगर हम 3 में से 4 को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स क्या होगा? परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज किसके ऊपर निकालेंगे? इस अमाउंट का परसेंटेज निकालना। फिर यहां पे हम उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबीटी, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीएटी। ओके, डन, क्लियर है एकदम? पक्का? चलो, तो यहां पे हमारा खत्म होता है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में अकाउंट वर्ड यूज मत करना बेटे, ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। डन? तो चलिए, यहां हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।